हाय फ्रेंड्स, लास्ट क्लास में हमने ये डिस्कस किया था कि किसी चार्ज को किसी बॉडी पे कैसे कंडक्ट किया जा सकता है, इंडक्ट किया जा सकता है, या बाय फ्रिक्शन हम किसी बॉडी पे कैसे चार्ज क्रिएट कर सकते हैं। और लास्ट क्लास में हमारी ये बात हुई थी कि नेक्स्ट लेक्चर में हम जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है कूलम्ब्स लॉ। देखो, कूलम्ब्स लॉ का आइडिया कहां से माइंड में आता है। मान लो ये पॉजिटिव चार्ज है और ये भी पॉजिटिव चार्ज है, दो पॉजिटिव चार्ज हैं, तो हम ये पढ़ते हैं कि ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करते हैं, मतलब एक दूसरे को अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगाते हैं। जबकि अगर एक पॉजिटिव फोर्स हो, दूसरा नेगेटिव फोर्स हो, तो ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अगर सेम चार्जेस है तो रिपल्शन है, अपोजिट चार्ज है तो अट्रैक्शन है। मतलब हम यहां ये कह सकते हैं ये रिपल्शन है एंड दिस इज अट्रैक्शन, यहां पे अट्रैक्शन है। अब जो देखने की चीज है वो क्या है कि फोर्स तो रिपल्सिव और अट्रैक्टिव फोर्स है, लेकिन उस फोर्स की वैल्यू कितनी है, मतलब कितने फोर्स से एक बॉडी दूसरे बॉडी को रिपेल करती है या अट्रैक्ट करती है। इस चीज को जिस लॉ में एक्सप्लेन किया गया उस लॉ को हम बोलते हैं कूलम्ब्स लॉ। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो हम लेंगे, दिस इज कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ क्या है कि मान लो हमारे पास दो चार्ज है, लेट दिस इज Q1 एंड दिस इज Q2 एंड डिस्टेंस बिटवीन देम इज R। हमारे पास दो चार्जेस हैं Q1 एंड Q2 और उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो हमें गिवन है R। तो अगर ये सेम नेचर के होंगे तो ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे, और अगर अपोजिट नेचर के होंगे तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। Q1 और Q2 अगर R डिस्टेंस पे हो तो इनके बीच में एक फोर्स लगता है F, जिसको लिखते हैं F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, जिसको हम इनवर्स स्क्वायर लॉ बोलते हैं। फिजिक्स में ऑलमोस्ट जितने भी फोर्स हैं वो डिस्टेंस के अकॉर्डिंग इसी फॉर्मूले से वेरी करते हैं। इसको हम बोलते हैं इनवर्स स्क्वायर लॉ। F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। Q1 क्या है, फर्स्ट चार्ज है, Q2 क्या है, सेकंड चार्ज, और R के बीच का क्या है, डिस्टेंस है। जब इस प्रोपोर्शनल के सिंबल को यहां से हटाते हैं तो इसकी यूनिट लिख देते हैं, या एक कांस्टेंट यहां हम यूज लेते हैं जिसको बोलते हैं K। इस K को कांस्टेंट हम यहां कह सकते हैं, और इस कांस्टेंट की जो वैल्यू होती है ये होती है 9 इंटू 10⁻⁹। अब दो चीजें हमें समझनी है। पहला तो ये K क्या है, फिलहाल तो इसकी वैल्यू है, इसकी यूनिट क्या है, इसका डायमेंशन क्या है, पहली चीज। दूसरी, इस F को इनके साथ रिलेट करके किस तरह के क्वेश्चंस हमसे पूछे जा सकते हैं। तो मैं पहले इस K को एक्सप्लेन करता हूं, K क्या है। एक बार K जब माइंड में आ जाएगा तो हम इस फॉर्मूले की बात करेंगे। तो यहां हम बात शुरू करते हैं। पहले ये लिख देते हैं F इज इक्वल्स टू K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। अगर हमसे पूछ लिया जाए व्हाट इज द यूनिट ऑफ K, इस K की यूनिट क्या है, तो देखो जिस चीज की हमें यूनिट चाहिए होती है उसको रखेंगे और बाकी सब चीजों को साइड में कर देंगे। हमें किसका यूनिट चाहिए, K का चाहिए, तो K इज इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं R स्क्वायर, इधर डिवाइड किया हुआ है, इसको उधर ले जाएंगे तो आएगा F R स्क्वायर अपॉन Q चार्ज को डिनोट करता है, और ये दो बार यहां पे लिखा हुआ है तो यहां पे लिख देंगे Q स्क्वायर, कूलम्ब का स्क्वायर। अब K इज इक्वल्स टू फोर्स की जो नॉर्मल यूनिट है उसको हम बोलते हैं न्यूटन। फोर्स को किस चीज में डिनोट करते हैं, न्यूटन में। सो दिस इज न्यूटन। R एक तरह की डिस्टेंस का काम करता है, तो R को हम किससे लिख सकते हैं, मीटर से। तो न्यूटन मीटर बाई चार्ज की यूनिट हमने कूलम्ब पढ़ी है, तो Q की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, CB स्क्वायर। CB यहां पे कूलम्ब को एक्सपोज करता है। अब अगर हमसे पूछ लिया जाए डायमेंशन ऑफ K का डायमेंशन क्या है, तो मैं पहले इन तीनों चीजों को यहां एक्सप्लेन कर देता हूं, इसके बाद हमें K की डायमेंशन निकालने में प्रॉब्लम नहीं होगी। तो सबसे पहले बात करते हैं F की। F जो है ये फोर्स को शो करता है,
और F इज इक्वल्स टू हम एक फॉर्मूला पढ़ते हैं ma, सुना हुआ है। यहां m मास है और a एसिलरेशन को डिनोट करता है। एसिलरेशन जो है, a फॉर एसिलरेशन, ये होता है मीटर बाई सेकेंड स्क्वायर में। तो F इज इक्वल्स टू, इसको लिख देंगे m1, a की जगह लिखना है मीटर, मीटर लेंथ को डिनोट करता है, तो l का पावर 1 अपॉन सेकेंड स्क्वायर मीन्स t स्क्वायर, सेकेंड टाइम को डिनोट करता है तो ये लिख देंगे t। इसको लिख सकते हैं m1 l1, t ऊपर जाएगा तो माइनस t। तो यहां से हमें न्यूटन की डायमेंशन पता लग चुकी है। मीटर एक तरह की डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस की यूनिट हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। फिर आता है कूलाम चार्ज, तो देखो क्या है, एक फॉर्मूला हम पढ़ते हैं I इज इक्वल्स टू क्यू बाई टी, या एक डेफिनेशन है, रेट ऑफ फ्लोइंग चार्ज इज करंट। यहां से अगर हम Q को लेना चाहें तो Q इज इक्वल्स टू लिख सकते हैं I इंटू टी। I को लिखते हैं एम्पियर में और T को लिखते हैं T से। तो अब अगर पूरी वैल्यूज हम यहां पे फिलअप करते हैं तो न्यूटन की जगह लिख सकते हैं m1 l1 t माइनस 2। मीटर लेंथ को शो करता है तो यहां हम लिख देंगे l1। चार्ज क्या है, इसका स्क्वायर है, तो चार्ज के स्क्वायर की जगह हम लिख सकते हैं a स्क्वायर t1, सॉरी t का स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर होगा तो एम्पियर का स्क्वायर और ये t का स्क्वायर, जो कटता है उसको काट देंगे। ऊपर क्या आएगा m1, 1 प्लस 1 l2, अगर ये t2 ऊपर जाता है तो ऊपर t का पावर कितना होगा, -4 a -2। तो अगर हमसे k का यूनिट पूछा जाए तो हम क्या दे सकते हैं, न्यूटन इंटू मीटर बाई कूलम स्क्वायर। और अगर हमसे पूछा जाए डायमेंशन तो हम दे सकते हैं m1 l2 t -4 a -2। आमतौर पे इसका डायमेंशन हमसे पूछ लिया जा सकता है। अगर 12th की बुक से कोई डायमेंशन पूछा जाता है तो एक तो ये जो कांस्टेंट आया है k, इसका डायमेंशन हमें पता होना चाहिए, एक आगे आएगा म्यू, उसका डायमेंशन हमें पता होना चाहिए। तो k यूनिट ये है, डायमेंशन ये। अब हम वापस आते हैं अपने फॉर्मूले पे जिसको हमने नाम दिया था कूलम्ब्स लॉ। वापस कूलम्ब्स लॉ पे हम आते हैं। देखिए अब F इज इक्वल्स टू हमारे पास था k q1 q2 बाई आर स्क्वायर। हम यहां से इस पे कुछ क्वेश्चंस पुट करेंगे और फिर उनको सोल्व करने की ट्राई करेंगे कि कैसे हमसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगर लक बहुत अच्छा हो तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन हमसे पूछ सकता है, इफ 6 कूलम एंड 8 कूलम इज प्लेस्ड एट 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस देन फाइंड फोर्स बिटवीन देम। अगर 6 कूलम और 8 कूलम इन दोनों को 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे रख दिया जाए तो उनके बीच कितना फोर्स लगेगा। तो F इज इक्वल्स टू K, अभी हमने इसकी यूनिट पढ़ी थी, डायमेंशन पढ़ी थी और इसकी वैल्यू हमने लिखी थी कि इसकी वैल्यू हमेशा ली जाती है 9 इंटू 10⁹। Q1 है 6 कूलम, Q2 है 8 कूलम, दिस इज K, दिस इज Q1, दिस इज Q2। R स्क्वायर, R कितना है, 10 सेंटीमीटर है, 10 इंटू 10⁻⁻2 और इसका कर देंगे स्क्वायर। देखिए 10 सेंटीमीटर में गिवन है, जब भी किसी न्यूमेरिकल को सोल्व किया जाता है तो SI यूनिट में सोल्व करते हैं और डिस्टेंस का SI यूनिट जो है वो मीटर है। तो सेंटीमीटर को अगर मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10⁻⁻ क्या कर देंगे, -2 का स्क्वायर, क्या आएगा 9 इंटू 6 54 इंटू 8 इंटू 10⁻⁹ 100 इंटू 10⁻⁻4। सोल्व करके जो भी आंसर आपका आएगा आप उसको लिख सकते हैं। ये तब है जब आपका लक बहुत अच्छा हो और एक इजी क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए, या इसी के जैसा एक और भी क्वेश्चन हमसे पूछ सकता है जिसमें कुछ भी नहीं दिया हुआ होगा, सिर्फ इन्हीं में वेरिएशन किया जाएगा। जैसे इफ 2 चार्जेस Q1 and Q2 is
placed at d distance and they exert F force on each other। क्या दे रखा है कि Q1 और Q2 दो चार्ज है, अगर उनको d डिस्टेंस पे रखते हैं तो एक दूसरे पे F फोर्स एक्सर्ट करते हैं। फाइंड द न्यू फोर्स, फाइंड द न्यू फोर्स इफ both the charges is doubled and distance between them is half। अगर उन दोनों को चार्जेस को डबल कर दिया जाए और उनके बीच का डिस्टेंस हाफ कर दिया जाए तो जो नया फोर्स होगा वो पहले के कंपैरिजन में कितना होगा। तो F, अब नया फोर्स जो होगा उसको लिख देंगे F डैश। के कांस्टेंट है, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। दोनों चार्जेस को डबल करना है तो Q1 की जगह पे हम लिख देंगे 2Q1, Q2 की जगह पे 2Q2 और डिस्टेंस R से बढ़कर अब 2R हो गया है, सॉरी हाफ हो गया है, तो इसको हम लिख देंगे R/2 का स्क्वायर। देखिए R का इसमें नीचे 2 है, इसका जब स्क्वायर करेंगे तो आएगा 4। वो 4 इस 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 8 इस 2 से होगा तो 16। तो आप इसको लिख सकते हो 16 के Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। इस के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर को क्या बोलते हैं, F। तो जो नया फोर्स होगा वो होगा 16 टाइम ऑफ इनिशियल। दूसरे टाइप के वो क्वेश्चंस हैं जिसमें दो चार्जेस हमें गिवन होंगे, उनके बीच कुछ डिस्टेंस होगा, उन चार्जेस में या उनके बीच के डिस्टेंस में कुछ वेरिएशन दिया जाएगा। इसकी वजह से नया फोर्स जो होगा वो पहले का कितना % इंक्रीज होगा या उसके कंपैरिजन में कितना चेंज होगा, इस तरह का क्वेश्चन हमसे पूछा जाएगा। तीसरा हम इस पे लेते हैं, कुछ ऐसे चार्जेस हैं जिनके बारे में ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि इनकी वैल्यूज आपको याद है। जैसे एनसीईआरटी का एक एग्जांपल है, इफ 2 इलेक्ट्रॉन्स आर एट 10 एंगस्ट्रॉम डिस्टेंस देन फाइंड फोर्स बिटवीन देम। देखिए क्या है, यहां सब कुछ ये एक्सपेक्ट किया गया है कि आपको सारी वैल्यूज ऑटोमेटिक पहले से पता है। तो क्या होगा, F इज इक्वल्स टू K 9 इंटू 10⁻⁹। Q1 क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन्स, मतलब दोनों इलेक्ट्रॉन है। अब इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है वो हम लेते हैं 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹। सेम Q2 1.6 10⁻⁻⁹। R यहां पे दिया हुआ है 10 एंगस्ट्रॉम, ये 10 है। एंगस्ट्रॉम मीन्स होता है 10⁻⁻10। इसका क्या कर देंगे, स्क्वायर। आगे सिंपली वैल्यू है जिनको आप सोल्व कर सकते हो। मैं सिर्फ आपको ये बताना चाह रहा हूं कि थर्ड टाइप के क्वेश्चंस जो है उनमें 2 इलेक्ट्रॉन दिए हुए होंगे, कुछ डिस्टेंस उनके बीच में होगी। प्रोटॉन भी हो सकता है, अल्फा पार्टिकल हो सकता है। याद रखिएगा, अगर नाम आता है प्रोटॉन तो इस पे चार्ज लेते हैं E, अगर आता है इलेक्ट्रॉन तो इस पे लेते हैं E। ये +1 है या +E है, ये -E है। अगर बात आती है अल्फा पार्टिकल की तो चार्ज लेते हैं 2E, इलेक्ट्रॉन से डबल या प्रोटॉन से डबल। अल्फा पार्टिकल पे इन दोनों के कंपैरिजन में डबल चार्ज होता है। ये था थर्ड टाइप का क्वेश्चन। फोर्थ की बात हम करते हैं जिसमें दो चार्जेस के बीच में कुछ ट्रांसफर होंगे। जैसे मान लो फॉर्मूला हमारा है F इज इक्वल्स टू के Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। अब क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, वी हैव 2 आइडेंटिकल चार्जेस प्लेस्ड एट d डिस्टेंस। हमारे पास दो चार्ज हैं जो d डिस्टेंस पे रखे हैं। इफ 25% ऑफ वन इज shifted to other, then find new charge, new force। सॉरी, क्वेश्चन क्या है
टू आइडेंटिकल, आइडेंटिकल का मतलब होता है दोनों सेम टाइप के हों। ये Q है, ये भी Q है, और इनके बीच में R डिस्टेंस है, तब जो फोर्स है वो दे रखा है K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। अब इसका 25% इसको दे दिया जाता है, तो कितना दे देंगे? Q का 25%, तो ये आता है Q/4, मतलब यहां से Q/4 चार्ज लेके इसको दिया गया, तो फर्स्ट जो चार्ज होगा वो होगा Q माइनस Q/4, और सेकंड जो चार्ज होगा वो हो जाएगा Q प्लस Q/4। अगर डिस्टेंस उनके बीच में चेंज नहीं हुआ है तो जो नया फोर्स लेंगे, यहां होगा 3Q/4, यहां होगा 5Q/4, अगर इसको ऐड करते हैं तो अब जो नया फोर्स आएगा K, Q1 की जगह पे 3Q/4 और Q2 की जगह पे 5Q/4। ये 5 इंटू 3 15, 4 इंटू 4 16, 15/16। देखिए बाकी सब कुछ सेम है, K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर इनिशियली भी था, अभी भी है। नई जो वैल्यू आई है वो आई है 15/16। तो अगर एक चार्ज से दूसरे चार्ज में कुछ वैल्यू, कुछ अमाउंट ट्रांसफर किया जाए तो ध्यान देंगे कितना चार्ज इसमें गया है, एक में माइनस कर देंगे जबकि दूसरे में क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक फोर्स का हमें तब समझ में आएगा जब एक हम रिजल्टेंट फोर्स 11th क्लास में पढ़ते हैं, वो कंसेप्ट हमें पता हो। कंसेप्ट क्या है? मान लो ये F है, ये F2 है, ये F1 है, और इनके बीच में थीटा एंगल है। हमें दो फोर्सेस दिए हुए हैं, F1 और F2, और उनके बीच में कितना एंगल है, थीटा है। तो जो इसका रिजल्टेंट फोर्स है वो दिया जाता है F1 स्क्वायर F2 स्क्वायर 2F1 F2 कोस थीटा से। मान लो इन दोनों फोर्सेस को हम सेम कर देते हैं, ये भी F है और ये भी F है, बीच में एंगल ले लेते हैं थीटा। मतलब अगर F1 और F2 दोनों सेम हो, F के इक्वल हम इनको ले लें, तो यहां क्या कर देंगे, रूट F स्क्वायर 2F इंटू F स्क्वायर कोस थीटा। अब F स्क्वायर में F स्क्वायर ऐड करेंगे, कितना आएगा, 2F स्क्वायर। यहां भी 2F स्क्वायर है, तो हम 2F स्क्वायर कॉमन लेंगे और ये बच जाएगा 1 प्लस कोस थीटा। 1 प्लस कोस थीटा को हम लिखते हैं 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2। मैथ्स का फॉर्मूला है, अगर कहीं लिखा हो 1 प्लस कोस थीटा तो इसको लिखा जाता है 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2, 1 माइनस कोस थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और अगर लिखा हो साइन 2 थीटा तो ये लिखा जाता है 2 साइन थीटा कोस थीटा। हमें यहां क्या काम में लेना है, ये तो 2 इंटू 2, 4 का रूट कितना आएगा 2, F स्क्वायर का रूट क्या आएगा F, और कोस स्क्वायर का रूट आएगा कोस थीटा बाई 2। नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे रिजल्टेंट फोर्स, रिजल्टेंट कूलम्बिक फोर्स। तो वहां एक चीज काम में हमें लेनी है कि अगर दो सेम फोर्स किसी पॉइंट पे एक्ट करते हैं तो उनका रिजल्टेंट दिया जाता है 2F कोस थीटा बाई 2 से। अगर ये सब आपकी समझ में आ चुका है तो मैं एक छोटा रिजल्ट यहां से और दे देता हूं आपको, इनको आप अच्छे से याद कर लें। ये बार बार हर चैप्टर में, चाहे मैग्नेट है चाहे इलेक्ट्रोस्टैटिक, से बार बार हमारे काम आएगा कि जो FR है ये है 2F कोस थीटा बाई 2। अगर दो फोर्सेस 60 के एंगल पे हों और उनके बीच में ये F और F है और दोनों के बीच में एंगल 60 हो, तो जो रिजल्टेंट फोर्स है वो दिया जाता है 2F कोस 60 बाई 2 यानी 30, और कोस 30 की वैल्यू होती है √3/2। 2 से 2 काट दें तो इस केस में रिजल्टेंट फोर्स जो है वो दिया जाता है √3F से। अगर दो सेम फोर्स F और F 90 के एंगल पे हो तो F रिजल्टेंट जो है वो 2F कोस 90/2 मीन्स 45, और कोस 45 की वैल्यू होती है 1/√2। यहां से सोल्व करेंगे तो आएगा √2F। अगर दो फोर्स, दो मैग्नेटिक मोमेंट हो, दो डाइपोल मोमेंट हो, कोई भी दो सेम चीजें अगर 90 के एंगल पे हो तो उनका रिजल्टेंट √2F से देते हैं, 60 पे हो तो √3F से देते हैं। जबकि अगर इनके बीच मान लो ये दो फोर्सेस हैं F और F, और इनके बीच का एंगल दिया हुआ है 120,
तो f रिजल्टेंट 2f cos 60, 120/2 कितना आएगा 60, और cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, तो रिजल्टेंट दिया जाता है f से। यहां तक का अगर आप अच्छे से समझ लेंगे तो नेक्स्ट लेक्चर में हम कुलाम्स लॉ को आगे लेके जाएंगे, क्योंकि जब तक ये हमें अच्छे से याद नहीं होगा आगे की चीजें हमारी समझ में नहीं आएगी। कुलाम्स लॉ को आप जितना अच्छे से पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स उतनी अच्छे से आपके समझ में आएगी। हमने 4 तरह के कुलाम्स लॉ पे क्वेश्चन किए हैं, आगे भी और भी हैं, आगे के तब समझ में आएंगे जब हम इसको समझ लेंगे। तो पहले आज के इस लेक्चर को अच्छे से देख लें, नेक्स्ट लेक्चर में मैं कुलाम्स लॉ को आगे लेके चलूंगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब चैनल अगर आपने नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी कोई वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। टेक केयर, बाय।